Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे. चैप्टर लेंगे तीसरा, ऋण पत्रों का निर्गमन. इससे पहले हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन वाला चैप्टर देख चुके हैं. तो आज हम लोग देखेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन, चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. तो शुरुआत करते हैं डिबेंचर स्टॉक से. डिबेंचर स्टॉक क्या होता है? तो ऋण पत्रों में डिबेंचर स्टॉक एवं बॉन्ड एवं कंपनी का कोई भी प्रलेख शामिल है जो ऋण का प्रमाणित होता है. मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऋण यानी कि लोन का प्रमाण सिद्ध होता हो उसे हम डिबेंचर स्टॉक में शामिल करेंगे, चाहे उससे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता हो या नहीं. धारा याद करोगे 2 ब्रैकेट में 30 कंपनी अधिनियम 2013. तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आज बात करेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे इस चैप्टर का. पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 और इससे अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कंपनी नियम 18 में ऋण पत्रों से संबंधित कानूनी प्रावधान दे रखे हैं. तो चलिए सारांश में बात करते हैं. सबसे पहले है कन्वर्टिबल डिबेंचर, परिवर्तनशील ऋण पत्र. कंपनी ऐसे पूर्णतः और अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है जिसमें उनके शोधन के समय उन्हें अंशों में परिवर्तन करने का विकल्प हो, बशर्ते पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों के निर्गमन का विशेष प्रस्ताव कंपनी के साधारण सभा में स्वीकार किया गया हो. दूसरा नियम धारा 71(3) का सुरक्षित ऋण पत्रों से संबंधित है कि निर्धारित की गई शर्तों एवं परिस्थितियों की पालना करते हुए कंपनी सुरक्षित ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बने गए कंपनी नियम संख्या 18 में सुरक्षित ऋण पत्रों के संबंध में निम्न शर्तें दे रखी हैं. देखिए क्या शर्तें हैं. सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की तिथि और इनके बंटन की तिथि से 10 वर्ष और इससे कम अवधि की होनी चाहिए. मतलब रीपेमेंट जो है वो 10 साल या उससे कम अवधि के लिए हो सकता है, उससे अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यह अवधि 30 वर्ष तक हो सकती है. सुरक्षित ऋण पत्रों की मूल पुनर्भुगतान राशि एवं उस पर ब्याज के भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा के लिए आवश्यक राशि के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य की राशि की कंपनियों की संपत्तियों पर भार उत्पन्न करना होगा. इन ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए प्रविवरण और निमंत्रण पत्र जारी करने से पूर्व कंपनी एक प्रन्यासी की नियुक्ति करेगी तथा ऋण पत्रों के बंटन की तिथि के 60 दिनों के भीतर प्रन्यास समझौता तैयार कर रजिस्ट्रेशन करना होगा. निम्न व्यक्तियों के अलावा ऋण पत्रधारियों के लिए प्रन्यासी होने चाहिए.
व्यक्ति जिसके पास कंपनी के अंशों में किसी भी प्रकार का हित हो, इनके अलावा ऋण पत्र के प्रन्यासी हो सकते हैं। याद रखना, इनके अलावा है कंपनी एवं इसकी सूत्रधारी, सहायक, सहयोगी का प्रवर्तक, संचालक, प्रमुख प्रबंध का व्यक्ति अथवा अन्य अधिकारी या कर्मचारी। ऋण पत्रधारियों के प्रन्यासी की हैसियत से प्राप्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से की जाने वाली राशि के भुगतान में हित रखने वाला व्यक्ति। ऋण पत्रों की मूल राशि एवं ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी देने वाले व्यक्ति, कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का मौद्रिक संबंध रखने वाले व्यक्ति जिसका गत 2 वर्षों में चालू वित्तीय वर्ष में मौद्रिक संबंध सकल बिक्री के 2% या सकल आय के 2% या 50,000 रुपए से अधिक हो। कंपनी के प्रवर्तक अथवा कंपनी के संचालक पद पर नियुक्त व्यक्ति अथवा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का कर्मचारी। धारा 71 ब्रैकेट 2 क्या कहती है, सुनिए। बिना मताधिकार कोई भी कंपनी मताधिकार वाले ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती। तो याद कर लो, ऋण पत्रधारियों को कभी भी मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण, धारा 71 ब्रैकेट 4 इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करने में काम आएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 ब्रैकेट 4 के अनुसार जरूरी है कि कंपनी प्रत्येक वर्ष लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय खाते को क्रेडिट करे। ऋण पत्र शोधन संचय खाते में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही किया जा सकेगा। किसी अन्य कारण के लिए इस खाते में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब बच्चों, इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR से रिलेटेड कंपनी नियम 2000 कंपनी नियम संख्या 18 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना और याद करना है, शेड्यूल प्रैक्टिकल में काम आएगा। कंपनी नियम 18 में निर्देश है कि जब तक ऋण पत्र शोधन संचय खाते में संबंधित ऋण पत्र निर्गमन की राशि का कम से कम 50% राशि बराबर क्रेडिट हो जाने के पश्चात ही ऋण पत्र निर्गमन में से शोधन करना प्रारंभ हो सकेगा। मतलब 50% तो आपको DRR में पहले ही ट्रांसफर कर देना है, उसके पश्चात ही आप शोधन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर पाएंगे। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से स्थानांतरण राशि DRR में क्रेडिट की जाएगी। आप एंट्री बनाएंगे, जिस लाभ में से पैसा निकाल रहे हैं उस लाभ को डेबिट करेंगे। उदाहरण के लिए अगर जनरल रिजर्व को कर रहे हैं या P&L को कर रहे हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। तथा ठीक बाद वाले वर्ष 30 अप्रैल तक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों की राशि की कम से कम 15% के बराबर अधिसूचित बैंक में जमा करवानी होगी। तो बाद वाले वर्ष में अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अधिसूचित बैंक में, अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे या प्रन्यास अधिनियम के अनुसार विनियोजित करेंगे तो स्वीकृत प्रतिभूतियां अधिसूचित कंपनियों के बॉन्ड में विनियोजन करना आवश्यक है। मतलब आपको DRR तो बनाना ही है, पर इसके बाद 30 अप्रैल तक 15% की राशि आपको शेड्यूल्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ऐसा विनियोजन आगामी 30 अप्रैल तक करना आवश्यक होगा। इस प्रकार विनियोजन की गई राशि के उपयोग संबंधी ऋण पत्रों के शोधन के अलावा किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्र की स्थिति और गैर परिवर्तनशील की राशि के लिए ऋण पत्र शोधन संचय में क्रेडिट करना पर्याप्त समझा जाएगा। अब देखिए अगली पॉइंट पे चलेंगे, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक। जिस प्रकार अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है, वैसे ही ऋण पत्रों को ऋण पत्र स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये स्टॉक क्या चीज है और ऋण पत्र क्या चीज है, सर समझ नहीं आ रहा। तो अब इस लाइन पे ध्यान दो कि अनेक छोटी छोटी राशि के ऋण पत्रों को इकट्ठा करके एक बड़ी राशि के ऋण पत्र में परिवर्तन कर देना
ये ऋण पत्र स्टॉक कहलाता है। छोटी छोटी राशि वाले जो ऋण पत्र हैं, 500 रुपए के अलग, 10 रुपए वाले हैं, 500 रुपए, किसी के पास 50 शेयर हैं, किसी के पास 100 शेयर हैं, इनको इकट्ठा करके एक ऋण पत्र स्टॉक में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसे कभी भी पुनः विभाजित कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन किया जा सकता है, ये ऋण पत्र स्टॉक कहलाता है। अगर अंतर की बात करें तो ऋण पत्र ऋण की एक निश्चित इकाई या राशि का प्रमाण है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक अनेक छोटे छोटे स्टॉक को मिलकर, ऋण पत्रों को मिलकर प्रमाणित राशि का प्रमाण है। ऋण पत्र एक निश्चित राशि का होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, किंतु ऋण पत्र स्टॉक क्योंकि छोटे छोटे से मिलकर बड़ा बना है तो पुनः वापस इसको छोटी में विभाजन किया जा सकता है। ऋण पत्र पूर्ण दत्त अंशतः दोनों होते हैं, लेकिन ऋण पत्र स्टॉक केवल पूर्ण प्रदत्त ही होगा। ऋण पत्र के प्रलेख को ऋण पत्र कहते हैं, लेकिन स्टॉक को ऋण पत्र स्टॉक कहते हैं, डिबेंचर स्टॉक कहलाता है। ऋण पत्र कंपनी के पर ऋण को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक स्वयं एक ऋण का प्रकार है, ऋण है। ऋण पत्र का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें ऋण पत्र स्टॉक भी शामिल है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक में सभी ऋण पत्र सम्मिलित नहीं होते, केवल पूर्ण दत्त ऋण पत्र ही शामिल होते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे ऋण पत्र के प्रकार पर। 12th क्लास में आपने थोड़ा पढ़ा है, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। पहला ऋण पत्र जो हमारे पास है वो है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र धारक का नाम कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में लिखा जाता है। ऐसा ऋण पत्र जिसमें ऋण पत्र धारक का नाम कंपनी द्वारा ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है उसमें अगर नाम लिख दिया जाए तो ऐसे ऋण पत्रों को हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। एक ऋण पत्र का वैध धारक वही व्यक्ति होता है जिसका नाम ऋण पत्र पर और ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में लिखा होता है। इसके बाद बच्चों अगला है हमारे पास वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर। ऐसे ऋण पत्र जो केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित हो जाए वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे डिबेंचर जो केवल आपने फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन को सुपुर्दगी दी, पैसा लिया और इसका हस्तांतरण हो गया। इसका मतलब हो गया कि इनके वैध अंतरण के लिए कंपनी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अपन ने ये कहा ना रजिस्टर्ड डिबेंचर, वैसे कराने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा है जमानती ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र या सुरक्षित ऋण पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में अगर कहें तो मॉर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। देखिए क्या है, सीधी बात है, कंपनी की अचल संपत्तियों में भूमि भवन की जमानत पर जब ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो उन्हें हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। अचल संपत्तियों पर जमानत रहती है। गैर जमानती ऋण पत्र, इसका उल्टा हो गया ऊपर वाले का, असुरक्षित ऋण पत्र या नग्न ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिस पर किसी भी संपत्ति का कोई जमानत नहीं दी गई है उसे हम गैर जमानती असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इसके बाद देखिए परिवर्तनीय ऋण पत्र। ऐसे डिबेंचर जिनका इक्विटी शेयर में परिवर्तन किया जा सकता हो तो उसे हम परिवर्तनीय डिबेंचर ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। अब ऐसे डिबेंचर जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे तो इश्यू ही नहीं होते हैं, पर जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता हो उन्हें हम अशोध्य ऋण पत्र या चिरस्थायी ऋण पत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर कहते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे, इस तरीके के डिबेंचर का इश्यू नहीं हो सकता। हमने इसी वीडियो के अंदर शुरुआत में देखा है कि 10 साल के अंदर अंदर शोधन करना आवश्यक होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ऋण पत्रों का भी 30 सालों के अंदर अंदर शोधन होना आवश्यक होता है। अगला है ऋण पत्र बच्चों हमारे पास में शोध्य ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर, जिनका शोधन हो जाए, जिनका पेमेंट हो जाए
पहले से ही घोषित कर दिया जाए कि इस तिथि को हम पेमेंट वापस कर देंगे आप लोगों को, तो ये निश्चित पेमेंट जो है वो शोध्य ऋण पत्र कहलाएंगे। इसके बाद बच्चों ये भी बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकली कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले जाता है प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। देखिए क्या है कि भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम किया जाना तय होता है तो प्रथम कहलाता है। कहने का मतलब कंपनी अगर लिक्विडेशन में है, प्रथम डिबेंचर शब्द आया आपके सामने तो इसका मतलब इनको सबसे पहले पेमेंट होगा। सेकंड डिबेंचर है तो इनको पहले के बाद में सेकंड नंबर पे पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह से तृतीय चतुर्थ ऋण पत्र भी निर्गमित किए जा सकते हैं। एक और ऋण पत्र है इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट जो डिबेंचर के बारे में जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर से मेरी अपील, आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कॉमर्स विद्यार्थियों को मैक्सिमम सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि बनाए हुए वीडियोस का लाभ अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।